This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति कर्तव्य मार्ग पर दीन दुखी के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, में सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयंती बुलाकर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पवन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनुजलता जो जादौन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमृता भी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निर्मल सहज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तरुणा गुप्ता जी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में टूटू शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वेणुगोपाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में अभी किरण रावत जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है।
हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान और इस थेरेपी को ये ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और मैं विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षा कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग स्पष्ट कर दें कि हम लोग ये जो क्लास हमारी चल रही है ये अभी नए सत्र की क्लास नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो क्लास सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 हम लोगों ने पूरा किया था। तो जब सेमेस्टर 1 और 2 पूरा कर चुके थे तब हमारे कुछ स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट भी थे और कुछ ऐसे ही थे जो स्वांतः सुखाय पढ़ना चाहते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमको भी पढ़ा दिया जाए। तो क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 1 पूरा कर चुके थे इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस के नाम से एक क्लासेस शुरू किया और मोर और लेस हम लोग पूरा कोर्स दोबारा करा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें कुछ क्लासेस ऐसे लोग हैं जो सेमेस्टर ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी हम लोग ये क्लास चला रहे हैं और इस रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सेमेस्टर 1 जो है हम लोगों का पूरा हो जाए। उसमें एक दो तीन प्रैक्टिकल क्लासेस भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए और यही 13 तारीख के अंदर 12 तारीख तक अंदर। तो उसी कड़ी में हम लोग आज ये क्लास चला रहे हैं। सुधा पाठक जी का हम स्वागत कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो आज चैप्टर है वो ट्रीटाइज 1 में 2 सिद्धांत है। एक हमारा 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स का सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा हमारे जी पॉइंट का सिद्धांत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पर चर्चा करने के लिए मैं सुधा जी को आमंत्रित करता हूँ और वो उनको क्लास सौंप रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर को नमन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि सर ने अभी बताया कि हम लोग सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, इस पर्पज से हम क्लास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज दो चैप्टर हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इन दोनों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हमारे पास है 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। तो जैसा कि नाम से ही लगता है, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभाव, अत्यंत ही प्रभावकारी बिंदु। वैसे तो इससे पहले हमने हॉरिडी पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स ये सारे पढ़े थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट आखिर है क्या। इसमें स्पेशल मीटिंग पॉइंट या चीफ मिनिस्टर पॉइंट भी इसको बोलते हैं या गैदरिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको हम इंस्टेंट रिलीफ पॉइंट भी कहते हैं। जहां पर अगर हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, वहां पर अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमें अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, कार्टिलेज से, मसल से रिलेटेड अगर कोई भी सीरियस डिजीज हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो इन सभी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही हो तो इन सभी कंडीशन में हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि उस पर तुरंत ही और अत्यधिक प्रभावशाली ट्रीटमेंट प्रभाव आएगा। ये पॉइंट एक प्रकार से टिश्यू के लिए यूज होते हैं। ये सारे पॉइंट, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में 260 पॉइंट हैं जो सभी मेरिडियन में 12 मेरिडियन में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी पर्टिकुलरली ये सारी जो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ये सभी पॉइंट टिश्यू के लिए यूज होते हैं। अगर हमारे शरीर के किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस टिश्यू से रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, उस टिश्यू से रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो हमारे पास अभी है, अभी इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उन पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो मरीज को काफी लाभ होता है। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ये आखिर है क्या, ये पॉइंट करते क्या है? तो ये पॉइंट जो हमारे शरीर के टिश्यू ऑर्गन को विशेष बॉडी पार्ट को के एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, वैसे इन्हें ही हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कहते हैं। जैसे एक ऐसा पॉइंट जो शरीर के मसल्स
के प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। अगर शरीर के मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शरीर के किसी भी पार्ट में मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसे में उस किसी एक पॉइंट पर अगर हम ट्रीट करेंगे और उससे उस पॉइंट का समाधान होता है, प्रॉब्लम का समाधान होता है, तो वो पॉइंट ही उस जगह का, उस मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह इससे आगे हमारे पास अभी पल्स, ब्लड मीटिंग पॉइंट, की मीटिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अभी हम देखते हैं। ये इतने इफेक्टिव पॉइंट हैं कि इनके बारे में यह हम कह सकते हैं कि इनको, और सारे पॉइंट्स को तो हम प्रॉब्लम आने पर ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें हमें कि कब किस कंडीशन में यूज करेंगे अथवा करेंगे भी या नहीं, इसको भी मेंशन किया गया है। तो कब नहीं कर सकते हैं, अगर बच्चा बहुत छोटा हो, प्रेगनेंसी के टाइम में, या कोई बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो, और पीरियड के टाइम में, इन सभी पॉइंट को हम यूज नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया हो, खाना खाया हो, तो 40 मिनट तक इस पॉइंट को उसमें हम यूज नहीं करेंगे। और अगर उस व्यक्ति ने खाना खा लिया हो, तो खाना खाने के 20 मिनट के बाद ही उस व्यक्ति में इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे, इस पॉइंट को लगाएंगे। इतना ही नहीं, हर एक पॉइंट को लगभग 2-2 मिनट के लिए प्रेस करेंगे और रिलीव करेंगे। और ऐसा हम तब दिन में 3 या 4 बार उस पेशेंट की बीमारी के प्रॉब्लम को देख कर सकते हैं। सर मुझे 1 सेकंड के लिए ये होना पड़ेगा सर, मैं दिस आप लोग समझ गए होंगे कि इस टिश्यू क्या है। हम लोग टिश्यू में पढ़ा होगा, अगर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो टिश्यू जानते हैं कि टिश्यू क्या है। जब हमारे बॉडी सिस्टम में है, तो बॉडी हमारा एक पूरा एक शरीर है, उसमें कई सिस्टम होते हैं। तो उन कई सिस्टम के अगर और हम अंदर जाएं तो हमको मिलता है ऑर्गन, और ऑर्गन के और अंदर चले जाएं तो हम लोग को मिलता है टिश्यू, और टिश्यू के और अंदर चले जाएं तो हम लोग मिलता है सेल। तो यानी सेल सबसे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, उसका बड़ा पार्ट टिश्यू है। टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद आपका वो ये सिस्टम है, और सिस्टम के बाद बॉडी है। यानी अगर टिश्यू पे कोई हम कार्यवाही कर रहे हैं तो वो सेल के अंदर कार्यवाही जैसी है, क्योंकि कई सेल मिलकर के किसी टिश्यू की रचना करते हैं। तो यानी जो ये इनका स्पेशल इंपॉर्टेंट मीटिंग पॉइंट क्यों कहा गया, ये स्पेशल इफेक्ट वाले हैं। जैसे आप देखते होंगे समाज में बहुत से व्यक्ति होते हैं जो स्पेशल इफेक्ट वाले होते हैं, तो वो कहीं भी हों वो अपना प्रभाव दर्ज करते हैं। ऐसे ही इनका पॉइंट है, ये 8 ही पॉइंट है, आप इनको मत भूलिएगा। और कहीं भी कोई भी जहां बोन लिखा है, तो अगर बोन कहीं शब्द का इस्तेमाल हो और बोन की कोई प्रॉब्लम हो, इनको जरूर लगाइएगा। कहीं पल्स, हाँ सुधा जी आ गई, ठीक। सॉरी सर, मुझे अटेंड करना पड़ा। ठीक। तो जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि ये सारे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, और इनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम में इसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसके बाद हम अपने बुक से एक एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के बारे में ब्रीफ में देखते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न मेरिडियन पर कुल मिलाकर 8 ऐसे बिंदु हैं जिन पर उपचार देने से विभिन्न टिश्यू जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज इत्यादि, इन सब पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव आता है। 8 बिंदुओं पर उपचार देकर उनसे रिलेटेड बॉडी में जो गंभीर क्रॉनिक बीमारियां होती है में बॉडी के सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इन 8 बिंदुओं को 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट और 8 स्पेशल मीटिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है UB11 बोन मीटिंग पॉइंट। UB11 जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बैक साइड में यूबी के मेरिडियन में हमारे गले के जस्ट नीचे, हमारे सर के जस्ट नीचे, सर्वाइकल के नीचे पाया जाता है। तो ऐसे में बोन मीटिंग पॉइंट है, यह चीफ मिनिस्टर पॉइंट या इंस्टेंट रिलीफ पॉइंट जैसे बताया था, ये तो है ही। इसमें है हड्डी की कोई भी बीमारी हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। हड्डी टूटने पर जोड़ने के लिए चूना या कैलेसस बनाने के लिए, कलाई की हड्डी की समस्या के लिए, एक पैर छोटा और एक पैर अगर बड़ा हो तो इस बिंदु पर उपचार देते हैं। तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए हमें। इस बिंदु का प्रभाव पैराथायरॉयड पर पड़ता है तथा पैराथायरॉयड की क्रिया में सुधार आता है। इससे हड्डी के चूने की जो कमी होती है हमारे बॉडी में वह ठीक हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि पैराथायरॉयड हमारे बॉडी के कैल्शियम को
बिल्ड करने में, कैल्शियम को बनाने में मदद करता है। इसके बाद UB11 के बारे में एक दो बातें और हम समझ सकते हैं। यह इस UB11 इन इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के अलावा UB मेरिडियन को लिवर, LI लार्ज इंटेस्टाइन तथा गवर्निंग वेसल्स के साथ के मेरिडियन के साथ यह कनेक्ट करता है। यह बिंदु थोरेसिक 1 तथा थोरेसिक 2 के बीच के लेवल में, दोनों के बीच के लेवल में स्थित होता है। यह पॉइंट ह्यूमिड हॉटनेस को बाहर करने का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारे बॉडी से ह्यूमिड हॉटनेस जो होती है उसको बाहर करने का अच्छा पॉइंट है। अगर वीक लेग हो और नेक में स्टिफनेस हो तथा पेन हो तो, और लंबे टाइम तक कोई व्यक्ति खड़े रहने में इजी नहीं फील कर रहा हो, उसको दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे में इस पॉइंट को हम ट्रीटमेंट देंगे। UB11 पर हड्डी की प्रॉब्लम के अलावा इन सभी प्रॉब्लम आने पर भी इसको हम ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पल्स मीटिंग पॉइंट या आर्टरीज मीटिंग पॉइंट, आर्टरीज का मीटिंग पॉइंट। डॉक्टर बॉल के अनुसार इस बिंदु पर उपचार देने से यह जैसा कि हम जानते हैं LU9 हमारे बॉडी में हमारे रिस्ट जॉइंट पर पाया जाता है, लंग्स के मेरिडियन में रिस्ट जॉइंट पर पाया जाता है। इस बिंदु पर उपचार देने से जो हृदय का लिम्फ सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। प्राचीन चीन के एक्यूपंक्चर नियम के अनुसार इस बिंदु पर उपचार देने से धमनियों में रक्त का प्रवाह में सुधार आता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है आर्टरीज में, ब्लड के फ्लो में, तो ऐसे कंडीशन में जब इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें सुधार आता है। इससे पल्स अति मंद पड़ने लगे, अगर किसी पेशेंट का पल्स मंद पड़ने लगे, पल्स नहीं मिल रहा हो, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। इतना ही नहीं, इस बिंदु को क्रॉप्स रिवाइवर भी कहते हैं, लाश को जिंदा करने वाला पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप्स रिवाइवर तो है ही, इसके अलावा अगर इस पॉइंट को हम रेगुलर स्टिमुलेट करते रहते हैं तो बरसों पुरानी अगर भूली हुई कोई बात हो तो वह भी हमें याद आ जाती है। यह लंग्स मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं LU9 लंग्स मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और लंग्स को LI6 के साथ कनेक्ट भी करता है। यह पॉइंट हार्ट तथा पेरिकार्डियम का लिम्फ पॉइंट भी होता है, हार्ट तथा पेरिकार्डियम का, तथा H5 से यह सीधे जुड़ा होता है। यह फ्लूइड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है तथा बंद सांस नली या अन्य नली को खोलता है। अगर किसी कारण से सांस नली बंद होने लगे या अन्य नली में कोई प्रॉब्लम आने लगे तो ऐसे में यह इसको खोलता है। अगर बोलने में सांस फूलती हो, किसी मरीज को बोलने में सांस फूलती हो तथा आवाज कमजोर होता हो तो इस बिंदु पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर रोगी मर रहा हो और उसका पल्स नहीं मिल रहा हो तो इस पॉइंट को अगर हम प्रेस करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको स्टिमुलेट करने से रोगी की सांसें वापस आ जाती है। इसीलिए इसको अभी हमारे बुक में क्रॉप्स रिवाइवर के नाम से मेंशन किया गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास CV17 का अगर लोकेशन देखें तो हमारे बॉडी में दोनों निप्पल के बीच में जो CV मेरिडियन जा रही है बिल्कुल उस जगह पर पाया जाता है। इस बिंदु पर उपचार देने से पेरिकार्डियम एवं लंग्स की बैलेंसिंग होकर शरीर में की का संचरण सुधरता है। लंग्स और पेरिकार्डियम की बैलेंसिंग होती है और की का संचरण, की का फ्लो भी सही होता है। यह बिंदु अस्थमा एवं हार्ट अटैक के उपचार के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अस्थमा के केस में या हार्ट अटैक के केस में इस बिंदु पर अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कोल्ड हो या किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो, तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। यह बिंदु, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि यह बिंदु दोनों निप्पल के बीच में हॉरिजॉन्टल रेखा को अगर जोड़ दे, अगर रेखा को खींच दे तो बीच में पाई जाती है। यह की तथा रेस्पिरेटरी टिश्यू का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है तथा यह इसके अलावा CV मेरिडियन के साथ साथ ट्रिपल वार्मर स्मॉल इंटेस्टाइन तथा स्प्लीन मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। यह बिंदु छाती में अगर कोई तनाव लग रहा हो तथा एंजाइना पेन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रोंकाई का उपचार का भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर किसी पेशेंट को CV17 पर बिना दबाव दिए भी अगर दर्द होता है तो ऐसे यह इंडिकेशन है, एक तरह का अलार्म है कि उसके लंग्स में किसी तरह की छोटी या बड़ी किसी भी टाइप की खराबी आ रही है और ऐसे में उसके सर्कुलेशन में भी उसकी कमी आएगी, तो पहले से वो अलर्ट होकर अपना सही ढंग से ट्रीटमेंट कर सकता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है हमारे पास UB17। इसका यह हमारे बॉडी में हमारे जो पीछे में है स्केपुला बोन है पीठ में, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है और यह हमारे बॉडी में
बॉडी फ्लूइड या ज़्यू का मीटिंग पॉइंट है, बॉडी फ्लूइड का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इसे ब्लड मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट को UB17 को ब्लड मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। शरीर में रस, रक्त आदि जितने भी फ्लूइड हैं उसको नियंत्रण करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके अलावा यह डायफ्राम का बैकशू पॉइंट भी कहलाता है। UB17 डायफ्राम का बैकशू पॉइंट है और इसका मेन काम है यांग तथा यिंग के बीच में की को एक्सचेंज करना और बैलेंस करना। यांग और यिंग जो हमारे मेरिडियन के जो दो एक्सिस हैं उसमें यांग से यिंग में और यिंग से यांग में की को एक्सचेंज करना और बैलेंस करना है। यह एनर्जी के लिए एक स्पेशल पॉइंट है। यह एनर्जी के बैलेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है तथा इसको हम शरीर में किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए भी, चाहे स्पाइन की ही क्यों ना हो, स्पाइन की भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अगर आती है तो ऐसे में भी इस बिंदु पर अगर हम उपचार देंगे तो यह अच्छा साबित होता है। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सिकुड़न हो या रुकावट हो, कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट आ रही हो, स्टेग्नेशन आ रही हो, तो इसके उपचार का यह एक बहुत ही अच्छा, तो उस रुकावट को दूर करने का यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। डायफ्राम के स्पैम्स के केस में ट्रीटमेंट देने पर इस बिंदु पर ट्रीटमेंट देने से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। फिर हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है GB34 और इसके अलावा GB34 के अलावा नर्व्स एंड मसल्स मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। यह बिंदु नर्व्स, मसल तथा टेंडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तथा यह पैरालिसिस, पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं मांसपेशी के रोग के उपचार के लिए यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। GB34 जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे लेग में नी के जस्ट नीचे पाया जाता है। हमारे पैर में नी जॉइंट के जस्ट नीचे पाया जाता है। उसके बाद है यह GB मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। हम सभी जानते हैं यह ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है और पित्त को कम करने के लिए तथा पैरों की मसल्स में पेन को कम करने का यह अच्छा पॉइंट है। लीवर तथा गॉल ब्लैडर की को यह बैलेंस कर मसल्स के सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। अगर इस पॉइंट को हम रेगुलर स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले की बैलेंसिंग तो करता ही है, लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच की को, और इसके अलावा यह मसल्स के किसी भी प्रकार की बीमारी को, दर्द हो, स्पैम हो, उस बीमारी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट साबित होता है। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है GB39। यह है बोन मैरो एवं मेडुलर मीटिंग पॉइंट। बोन मैरो का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इसमें मेडुलर इंक्लूड्स है। इसमें जितने भी प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसका इलाज जैसे हमने बताया था UB11 पर करते हैं, ऐसे ही बोन मैरो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं इसके लिए यह इन्फ्लुएंशियल पॉइंट अत्यंत इफेक्टिव है। इसमें है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। मेडुलर इंक्लूड्स, जिसमें कि इनर मोस्ट मतलब बॉडी का इनर पार्ट, मोस्ट इनर पार्ट जो होता है वह इसमें इंक्लूड होता है। दूसरा है बोन मैरो का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। द इनर रेडिश ब्राउन सॉफ्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का वो पार्ट, इनर पार्ट जो रेडिश और सॉफ्ट हो, वो इसके इन्फ्लुएंस में आता है। इनर पार्ट ऑफ किडनी के इनर पार्ट का भी यह इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। लाल रक्त में लाल कण की RBC की कमी हो, कैंसर हो, एड्रिनल ग्रंथि के रोगों तथा किडनी के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा शरीर जब शून्य पड़ जाए, नमनेस आ जाए बॉडी में एवं टाइट होने लगे तथा सारे शरीर में दर्द हो, तो GB39 पर हमें उपचार देना चाहिए और ऐसे में मिर्गी का रोग होने पर इस पर उपचार देते हैं। उपचार देने से आश्चर्यजनक लाभ हमें मिलता है। अगर पेशेंट में RBC की कमी हो, RBC खत्म हो रही हो, तो ऐसे में RBC को बढ़ाने के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चाइनीज एक्यूप्रेशर में, जैसा कि अभी हमने बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लटकता हुआ घंटा भी कहते हैं। चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसको हम लटकता हुआ घंटा कहते हैं। यह ऑल यांग ऑर्गन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। जितने भी हमारे पास हमारे 6 यांग ऑर्गन, इन सबका यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। सारे यांग ऑर्गन कहीं ना कहीं इनसे जुड़े, एक दूसरे से इस पॉइंट पर जुड़े रहते हैं। यह सभी प्रकार के वात दोषों को निकालता है। यह की को नीचे से मिडिल तथा अपर वार्मर में भेजता है। सभी प्रकार के वात दोषों को बॉडी से बाहर करता है और मिडिल और अपर वार्मर को यह की को नीचे से ऊपर भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के उपचार का यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वह ग्लैंड जो हमारे बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके उपचार का भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। पेट में अगर गैस हो, ऐसे केस में इस बिंदु पर उपचार देने से
बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे गैस के केस में अगर सोडा वाटर पीते हैं वो तुरंत गैस को बबल के रूप में, रकार के रूप में निकाल देता है, ऐसे ही बिल्कुल इफेक्टिव इफेक्ट देता है। इसके बाद हमारे पास हमारा अगला पॉइंट आता है GB39 के बाद। हमारे GB39 का लोकेशन है हमारे पैर में। GB39 हाँ, नहीं, GB39 का लोकेशन भी हमारे बॉडी में पैर में सिचुएटेड है, पैर में एंकल जॉइंट के ऊपर पाया जाता है ये। फिर अगला हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है CB12। यह इसे हम यांग ऑर्गन मीटिंग पॉइंट या हॉलो ऑर्गन या फू मीटिंग पॉइंट कहते हैं। तो जहाँ हॉलो ऑर्गन का मतलब हुआ, फू और हॉलो सेम हुआ, फू को हम हॉलो ऑर्गन कहते हैं, फू ऑर्गन या हॉलो ऑर्गन एक ही है, इसे कहते हैं। यांग ऑर्गन में कोई भी अगर बीमारी हो अथवा दस्त हो, पेशाब लग रहा हो, पसीना से संबंधित बीमारियों में इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। यूट्रस के सर्विक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। और इसका यह हमारे बॉडी में, जैसा कि हमने अभी बताया था, CB17 निपल के दोनों निपल के बीच में सिचुएटेड है और हमारे नाभि में CB8 है। तो CB17 और CB8 के बीच में CB12 का पोजीशन आता है। यह हमारे शरीर में जितने भी यांग या खोखले ऑर्गन है उनका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, जैसा कि अभी बताया। जैसे लीवर, जैसे कि LI लार्ज इंटेस्टाइन, SI गॉल ब्लैडर, स्टमक, UB ट्रिपल वार्मर। अगर हमने एक सिंगल पॉइंट CB12 लगाया तो सारे यांग ऑर्गन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और उन सबों में कम से कम इतना तो है कि अगर इस पॉइंट को स्टिमुलेट भी करते हैं तो सारे यांग ऑर्गन की जो एनर्जी होती है वह बैलेंस हो जाएगी। फिर हमारे पास अंतिम हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 8th नंबर पर है लिवर 13। इसका पोजीशन इसको हम यिन ऑर्गन मीटिंग पॉइंट या सॉलिड ऑर्गन या जैंग ऑर्गन पॉइंट, जैंग पॉइंट बोलते हैं या ऑर्गन मीटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और इसका पोजीशन हमारे बॉडी में जो हमारा जो फ्लोटिंग रिब्स है, जब हम अपने दोनों कोहिनियों को जोड़ते हैं तो जहाँ दोनों कोहिनी जब हमारे बॉडी में जब मिलती है, जहाँ सकती है हमारे बॉडी में, उस जगह पर यह पॉइंट आता है, यह पॉइंट पाया जाता है। उस जगह पर यह पॉइंट पाया जाता है। और इसके बारे में है सर मुझे 1 मिनट के लिए, हाँ ठीक है सर मुझे 1 मिनट के लिए जाए। ठीक है। हम लोग जो है बात कर रहे थे UB11। अब बोन की समस्या कोई हो तो बोन का संबंध हम लोग अगर सेमेस्टर 1 में पढ़े हुए हैं, सेमेस्टर 2 में भी कुछ लोग होंगे, तो बोन का संबंध हम लोग के उसमें किस ऑर्गन से अधिक है चाइनीज के हिसाब से? हाँ बोलिए। किडनी से सर। किडनी ना, ठीक। तो किडनी यानी किडनी का पॉइंट अगर UB11 में, UB11 को मतलब हड्डी टूटी हुई हो, तो हम लोग K3 के साथ या हड्डी में कोई समस्या हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, कुछ हो, तो हम लोग किडनी का 3 पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट लगाएंगे, किडनी का 3 पॉइंट, UB11 को भी हम ट्रीट करेंगे। और किडनी के पॉइंट के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा, अभी पढ़ेंगे आगे चल के, या जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बैकशू पॉइंट। तो बैकशू पॉइंट हमारे पास UB का क्या है, किडनी का UB 23 सर। 23 हाँ 23 यस। तो 23, तो किडनी का 23 पॉइंट। और एक और सिद्धांत है कि जो भी पॉइंट आप किडनी का पाते हैं बैकशू पॉइंट में, उसके पैरेलल यानी उसके बगल में कोई स्थित एक पॉइंट होगा UB का, और तो UB का 47 पॉइंट बगल मिलता है। देखिएगा आप लोग अपने उसमें चार्ट में, तो उसमें UB 23 के साथ UB 47 पॉइंट होता है। तो अगर UB 11, UB 23, UB 47 और K3 आप लगाते हैं तो आपको और कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ना भी मालूम हो तो आप बोन का ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं। क्लियर? ऐसे हम लोग समझना है कि कैसे समझना है, कैसे हम प्रोटोकॉल का यूज करना है। तो UB 11 लगा दीजिए, K3 लगा दीजिए, K23 लगा दीजिए, K47 लगा दीजिए, तो आपको और कुछ नहीं तो एक नॉर्मल आपको मिल गया। दूसरा LU9, आपको कोई सफोकेशन हो रहा हो,
प्रॉब्लम आ रही हो कहीं, तो आपके पास 2 पॉइंट है। अभी आपने पढ़ा है, यहाँ देखिए CV17 क्या पॉइंट है, ये लिखा हुआ है कि ये अस्थमा और हार्ट अटैक का LU9 क्या करता है, LU9 ऑक्सीजन बढ़ाएगा ना, यस सर, ऑक्सीजन बढ़ाएगा। तो LU9 के साथ साथ LU8 और LU7 बहुत बड़े पॉइंट है, और LU4 ऑक्सीजन पॉइंट है। तो आपके पास 4 पॉइंट है, आपको कुछ नहीं मालूम है LU9 पर, LU8 पर, LU7 पर और LU4 पर और CV17 पर अगर आप मेथी लगा देंगे तो भी आपका पल्स मीटिंग पॉइंट यानी पल्स जनरेट अधिक होगी। ठीक है, अब आ गई मैडम, चलिए। ठीक है, सॉरी सर, आज बार बार डिस्टर्ब हो रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आइए। ठीक, तो इस तरह से हमने अभी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के बारे में देखा, जो कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, जिसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो लीवर कर बता दिया ना। यस सर, लिवर 3 हाँ हो गया सर। ठीक, 13 हो गया ना। हाँ हाँ, तो लिवर 13 हो गया सर। ठीक ठीक, तो ऐसे हम 2 मिनट फ्यूल। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट आज पास आया, मान लीजिए आपको ब्लड बढ़ाना है, तो ब्लड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के लोग कोई है इसमें, सिंपल प्रोटोकॉल पूछ रहा हूँ, सिंपल प्रोटोकॉल नहीं, मतलब हम लोग समझना, अंडरस्टैंडिंग। प्रोटोकॉल तो हमको बहुत मिलेंगे, लेकिन हमको अगर हमारा ब्लड बढ़ाना है तो ब्लड बढ़ाने के सेकंड सेमेस्टर जो होंगे वो जानते होंगे। वो कौन बनाता है सबसे पहले ऊर्जा, ऊर्जा बनाने वाला पॉइंट कौन है? ये बोन मैरो है? नहीं मैम, बोन मैरो बढ़ाता है किसके हिसाब से? बोन मैरो बनाता है आयुर्वेदिक ना चाइनीज, बल्कि मॉडर्न साइंस। हम मॉडर्न साइंस चाइनीज की बात कर रहे हैं। चाइनीज में कौन सबसे अधिक ऊर्जा बनाता है? पहली ऊर्जा बनाने वाला कौन पॉइंट CV6 सर। है? CV6 ना, ऊर्जा बनाने वाला ऑर्गन कौन सा है? सर कितनी स्प्लीन, फैमिली फूड ऊर्जा, पहली ऊर्जा स्प्लीन बनाता है। स्प्लीन फिर लंग्स को भेजता है, तो स्प्लीन का पॉइंट कौन हुआ? SP3। दूसरा पॉइंट हुआ, वो भेजता कहाँ एनर्जी? लंग्स को, LU9। और उसके बगल में कौन है? हार्ट रक्त बनता है ना, हार्ट भी है ना। तो S7। अगर S7 को आप टोन न करना चाहें तो भी S7 को मेथी लगाइए। फिर S7 के साथ उसमें लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर में कि ऊर्जा ऊपर से लंग्स की आकर के किडनी से एनर्जी प्राप्त करती है। कौन? ओरिजिनल की कहां से आती है? किडनी से, नीचे से। तो K3 है, K3 पॉइंट है, के उसको 4 पॉइंट कह सकते हैं। K3 4 पॉइंट, K4 पॉइंट पे है, याद है ना। तो ये वाले जो पॉइंट है GV4 जिसको बोलते हैं, वो K3 है। K3 इधर है, GV4 और 4.5 या 5 ले लीजिए। तो K3 पॉइंट लगाइए तो 4 पॉइंट हो गए LU9, S7 मेथी, SP3 टोन, और आपका ओरिजिनल की पॉइंट K3 पॉइंट टोन। 4 पॉइंट लगाएंगे तो आपका क्या होगा, क्या बढ़ेगा? ब्लड बढ़ेगा सर, ब्लड बढ़ेगा। और ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सब बिना, अगर ब्लड हो और सर्कुलेट न कर रहा हो तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। तो जैसे अभी मैडम ने बताया था, मुन्नी गुप्ता मैडम ने क्या बताया था, GB39 ये क्या करता है? ये सारे लाल रक्त कणों की सबकी कोई कमी दूर करता है। यानी हमको चाहिए ऑक्सीजन के लिए लाल रक्त कण, तो आप अगर GB39 पॉइंट भी लगा दें, और एनर्जी के लिए CV17 पॉइंट है। देखिए क्या पॉइंट है? एनर्जी मीटिंग पॉइंट है। ये क्या करता है? एनर्जी बढ़ाता है। अगर रक्त में एनर्जी ना हो तो रक्त मूव कैसे करेगा? तो रक्त को एनर्जी चाहिए। तो कितने पॉइंट मिल गए आपको? आपका प्रोटोकॉल बन गया। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल क्या है? कि बोलिए, SP3, दूसरा LU9, तीसरा हार्ट 7, चौथा है K3, पांचवा CV17, छठवां है GB39। हो गया पॉइंट ना? यस सर, आपका बन गया। चलिए, UB17, अगर एक और पॉइंट है जो आप भूल रहे हैं, अगर UB17 बॉडी फ्लूइड्स, अगर रक्त में ब्लड ऊर्जा हो और रक्त में रस न हो, फ्लूइड न हो, तो कैसे बढ़ेगा? UB17 भी नोट करिए। क्लियर? चलिए आगे ऐसे बढ़ेगा। GB39 नर्व और मसल्स के लिए है। मसल्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको नॉर्मली पहले एनर्जी बढ़ी होती है,
तो GB34 को हम लोग सिलेक्ट करना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। CV12 ये यांग ऑर्गन है और आपको इसका यूज हमेशा मिलेगा ST36 के साथ अधिकांशतः। ST36 क्या है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, 4 उसके 7 पॉइंट है। कौन से पॉइंट कहलाते हैं ये? डी से है, सेमेस्टर 1 डी से इसका नाम है, बोलिए। डिस्टल पॉइंट को मत भूलिए। 4 सामने के हैं, 3 पीछे के हैं। और सामने में कौन है? LU7, नंबर 1 LU7, नंबर 2 पेरिकार्डियम पोली पॉइंट 6 P6, नंबर 3 ST36, नंबर 4 SP6, वो भी 6 है, तो 6 है, 6 SP6 P6 ST36, 6 तो 6 का ही कॉम्बिनेशन में है। और ऊपर LU7, तो 4 पॉइंट आगे हो गए। पीछे क्या? उन्हें LI4, सॉरी LU7 में LI4, पीछे क्या है? LU7 और UB54। और तीसरा पॉइंट कौन सा है आपका? SP6। 3-7 पॉइंट है आपके मेन डिस्टल पॉइंट। इसके अलावा डिस्टल पॉइंट है। इसी तरह लीवर 13 बहुत बढ़िया पॉइंट है। आपको बहुत से उसमें एनर्जी में ये मिलेगा। तो हम लोग इस तरह करके एक अपना एक बना सकते हैं। चलिए, यस, योर चैप्टर। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया। इसमें ये हमारे पास था इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। हमारा अगला चैप्टर है जी क्लेफ्ट पॉइंट। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम समझते हैं। इसको जी क्लेफ्ट पॉइंट या एक्यूमुलेटिंग पॉइंट या लाइटनेस पॉइंट भी कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में जाना, जो कि किसी भी ऑर्गन के की का ऊर्जा का सोर्स पॉइंट होता है या अर्थ पॉइंट होता है। यहाँ की प्रचुर मात्रा में तो पाई जाती है, ये जानते हैं। इसके अलावा इसको हम डार्कनेस पॉइंट कहते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम डार्कनेस पॉइंट कहते हैं और यहाँ पर भी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसके अपोजिट जस्ट जी क्लेफ्ट पॉइंट में ही भी जो एनर्जी का लेवल है वह ऑर्गन सोर्स पॉइंट से कहीं ज्यादा पाई जाती है और इसको हम ब्राइटनेस पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट पर एनर्जी सिर्फ ज्यादा ही नहीं होती बल्कि उग्र और प्रचंड रूपों में पाई जाती है। जैसे अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर एनर्जी अगर हॉट या कोल्ड हो, अगर इस तरह से हम अगर कंपेयर करके समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर एनर्जी हॉट और कोल्ड हो तो वही एनर्जी जी क्लेफ्ट पॉइंट पे इतनी हो जाएगी कि वह वहां पर हॉटनेस और कोल्डनेस के रूप में के फॉर्म में वहां पर होगी, यानी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में एक्यूमुलेट होगी या संग्रहित होगी, जमा होगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे मंदिरों में जैसे कि ऊर्जा एक्सेस होती है तो जस्ट चाइनीज एक्यूप्रेशर में चाइना में इसको मंदिरों का हंग कहते हैं और इसी को जी क्लेफ्ट पॉइंट से इसकी तुलना इन बिंदुओं की गई है। क्योंकि दोनों ही जगह जैसे मंदिर में ऊर्जा ज्यादा होती है वैसे ही उसको ये बताया गया है कि इस जी क्लेफ्ट पॉइंट पर ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि इसको मंदिरों से इस पॉइंट की तुलना की गई है। इतना तो हमने ये 1-2 लाइन देखा। उसके बाद अगर समझना चाहे तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तरह से समझ सकते हैं। जैसे लंग्स मेरिडियन में एनर्जी हॉररी पॉइंट से रिसीव होता है। लंग्स मेरिडियन का एग्जांपल दिया है। वैसे तो किसी भी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन में उसके हॉररी पॉइंट से एनर्जी रिसीव होता है और वह एनर्जी लंग्स के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर चली जाती है। वहां से पूरे मेरिडियन में वह एनर्जी फ्लो करती है। उस मेरिडियन में जितना एनर्जी की जरूरत होती है वहां पर उसका यूज हो जाता है। इसके बाद भी जब एनर्जी जितना यूज होता है उसके बाद जो बच जाएगा तो वहां से बच जाता है या कम हो जाता है। कम हो जाता है तो वहां पर एडजस्ट बैलेंस हो जाता है और अगर ज्यादा हो जाता है तो बची हुई एनर्जी को हम जानते हैं कि बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पीछे फिर वो ऑर्गन के सोर्स पॉइंट से होते हुए बाहर निकल आएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वह वापस नहीं जाता है और जो एक्सेस या बची हुई एनर्जी होती है उस मेरिडियन के गोडाउन में कह लीजिए या रिजर्वायर कह लीजिए के रूप में जो कि जी क्लेफ्ट पॉइंट होता है उसमें जाकर, या इसी को रिजर्वायर को ही जी क्लेफ्ट पॉइंट कहते हैं, ऐसे में उस पॉइंट पर जाकर स्टोर हो जाती है।
तो एक तरह से हम यह समझ सकते हैं कि हॉररी पॉइंट से एनर्जी आई युवान सोर्स पॉइंट पर, जहां एक प्रकार की बैटरी लगी होती है। इससे पहले जैसे हमने जाना है कि युवान सोर्स पॉइंट पर बैटरी लगी होती है, उसको पूरी तरह से वह चार्ज कर देती है। एनर्जी से फुल करने के बाद जो बची हुई एनर्जी होती है वह उसी मेरिडियन के लॉकर में या सेफ में एक्यूमुलेट हो जाती है या वहां पर जाकर संग्रहित हो जाती है। वही पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये बची हुई एनर्जी बच जाती है, वही पॉइंट जी क्लेफ्ट पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर यह जी क्लेफ्ट पॉइंट एक प्रकार से जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होते हैं, जिसको कि हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि ये जी क्लेफ्ट पॉइंट जहाँ पर प्रचुर एनर्जी होती है, वहां से भी ये एनर्जी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होते हैं जो कि प्रचुर से भी जी क्लेफ्ट पॉइंट से भी ज्यादा जिनमें एनर्जी पाई जाती है वहां पर चली जाती है। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट को एक तरह से हम एनर्जी का गेट में, जी क्लेफ्ट पॉइंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में जाने वाली एनर्जी का गेट वे भी बोल सकते हैं, का एंट्री गेट भी बोल सकते हैं, जहां से एक्सेस एनर्जी जी क्लेफ्ट पॉइंट से होते हुए वेसल्स में चली जाती है। और उस वेसल्स में जब हम चाहे जितनी भी एनर्जी, जितनी भी क्वांटिटी में एनर्जी चाहे, जितनी भी जरूरत के हिसाब से हम चाहे वहां पर जमा रहती है और वह उस तक वहां पर स्टोर रहती है। और जब कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें वह जी क्लेफ्ट पॉइंट के थ्रू जाकर वहां उस ऑर्गन में एनर्जी को बैलेंस करती है। जैसे कि कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो लंग्स की एनर्जी सिंक कर जाती है, लंग्स की एनर्जी कम हो जाती है, यानी लंग्स की एनर्जी जो होती है, लंग्स का जो बैटरी होता है वह डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जी क्लेफ्ट पॉइंट का द्वार खुलता है, गेट ओपन होता है तथा वेसल्स से एनर्जी निकलते हुए जी क्लेफ्ट पॉइंट पर होते हुए लंग्स में चली जाती है और लंग्स को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराती है तथा उस मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जिस पर की बैटरी लगी होती है, उसकी बैटरी को भी वह चार्ज कर देती है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जी क्लेफ्ट पॉइंट एनर्जी का पावर बैंक है। जैसे हम अपने मोबाइल को डिस्चार्ज होने के केस में पावर बैंक से जोड़कर उसको चार्ज करते हैं, तो वह पावर बैंक है जी क्लेफ्ट पॉइंट, और जो समय समय पर जब जरूरत होती है तो उसमें से एनर्जी निकल करके उस ऑर्गन में एनर्जी को बैलेंस करता है, एनर्जी की कमी को पूरा करता है। इसके बाद जी क्लेफ्ट पॉइंट ज्यादातर हमारे फिंगर और टो के आसपास या एल्बो या दूसरी तरह से ये बोल सकते हैं कि एल्बो और नी के नीचे ही के बीच में ही पाया जाता है, जिसमें कि एक ST36 ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो जी क्लेफ्ट पॉइंट है जो एल्बो और इसके नीचे नहीं पाया जाता है। जी क्लेफ्ट पॉइंट को हर एक समय में, इतना ही नहीं, जी क्लेफ्ट पॉइंट को अगर हम चाहें कि हर एक कंडीशन में यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इन्हें केवल मेडिकल इमरजेंसीज के केस के टाइम में ही यूज में लाते हैं। वैसे तो हर एक बीमारी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन अगर उस कंडीशन में जब सारे पॉइंट्स को, प्रोटोकॉल को यूज करने के बाद भी कम असर होता है, तो ऐसे में अगर जी क्लेफ्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो वह असर इफेक्टिव हो जाता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो या एक्यूट कंडीशन हो तो ऐसे कंडीशन में इसको हम ट्रीट करते हैं। अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही हो पेशेंट में तो इसमें यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर इंटरनल क्रॉनिक बीमारी हो गई हो पेशेंट को तो उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी के प्रोटोकॉल के साथ साथ जी क्लेफ्ट पॉइंट को भी हम यूज करेंगे तो वह बीमारी ठीक तो होती ही है, लेकिन जी क्लेफ्ट पॉइंट का इतना ज्यादा असर होता है कि वह जल्दी रीअकर नहीं होती है। जनरली कोई बीमारी ठीक होकर फिर साल 6 महीने में रीअकर होने का चांस होता है, तो जी क्लेफ्ट पॉइंट को अगर यूज करते हैं तो वह फिर से उस बीमारी को रीअकर नहीं होने देती है। इस पॉइंट को पेन के लिए बहुत ही अच्छे से, पेन के केस में कहीं भी पेन हो रहा हो बॉडी में, तो ऐसे में यह पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है तथा पूरे चैनल के प्रॉब्लम के लिए यह अच्छी तरह से काम करता है। पूरे चैनल मेरिडियन के प्रॉब्लम के लिए भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। जनरली इन पॉइंट को हम सेडेट करते हैं क्योंकि इन पॉइंट पर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जी क्लेफ्ट पॉइंट पर कि इस ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम जनरली सेडेट करते हैं। मोस्टली एक्सेस पैटर्न के केस में, के बीमारी के केस में भी, जहां एक्सेस की वजह से कोई बीमारी आती है, एक्सेस कंडीशन की वजह से बीमारी आती है, ऐसे में इसको हम जी क्लेफ्ट पॉइंट को हम यूज करते हैं। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट के बारे में कुछ बातें जानने के बाद अब हम अपनी बुक में इनको देखते हैं। एक एक जी क्लेफ्ट पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें है, शरीर में जैविक ऊर्जा के प्रवाह में कंजेशन के कारण ऊर्जा अगर प्रभावित हो रही है, बाधित हो रही हो, तो ऐसे में जी क्लेफ्ट बिंदुओं पर जो एकत्र ऊर्जा एक्यूमुलेट हो जाती है और जी क्लेफ्ट बिंदुओं पर उपचार किया जाता है।
तो ऊर्जा का संचरण गहराई एवं प्रभावित होता है, जिससे एक और जहां क्रॉनिक पुराने से पुराने रोगों का उपचार होता है, वहीं इंटेंस एक्यूट डिसऑर्डर के रोगों में भी यह काम आता है। अंदरूनी बीमारी का उपचार करते समय बीमारी से संबंधित बिंदुओं पर उपचार देने के साथ साथ जी क्लेफ्ट बिंदु पर अगर उपचार देते हैं तो वह बीमारी रीअकर नहीं होती है, जैसा कि अभी हमने इसकी चर्चा की थी। तो अब एक एक करके हमारे बॉडी में 12 मेरिडियन में 12 जी क्लेफ्ट पॉइंट है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर पर आता है लंग्स का जी क्लेफ्ट पॉइंट LU6। LU6 यह है कॉन्ट्रावेक्शन लॉस ऑफ वॉइस या हेमोफाइट्स में होता है। अगर कोहनी में प्रॉब्लम हो, मुट्ठी में प्रॉब्लम हो, हाथ को सर तक अगर हम उठा नहीं पा रहे हो, गले में सूजन हो, तो ऐसे कंडीशन में वह दर्द जो कि गले से होते ऊपर जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम अगर मेथी लगाएंगे, क्योंकि जी क्लेफ्ट पॉइंट है, तो ऐसे में हम इसको हम टोन तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में अगर मेथी भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का जी क्लेफ्ट पॉइंट, वह है LI7। यह है ऑपरेस्ड फीलिंग इन सेंटर। ऑपरेस्ड फीलिंग इन सेंटर के केस में सीजर ऑफ अनकंट्रोलेबल हेलेरेटी इसमें है। गैस में अगर स्प्लीन में दर्द, गैस की वजह से स्प्लीन में दर्द हो रहा हो, कहीं कोहनी और कलाई के बीच में अगर दिक्कत हो रही हो, पेक्टोरियल ग्लैंड में जिसमें कि लार का सिक्रेशन में सुधार में अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो, लार का सिक्रेशन लगातार हो रहा हो, पेट में अगर गुड़गुड़ की आवाज हो रही हो और हेलुनेशन का अगर प्रॉब्लम हो, स्टमक की हीट को घटाने के लिए अगर स्टमक में हीट बढ़ गया हो और उसको घटाने के लिए इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास जी क्लेफ्ट पॉइंट स्टमक का, वह है ST34। ST34 है पेनफुल ब्रेस्ट क्रैम्प्स और कन्वर्जन। पेनफुल ब्रेस्ट में अगर दर्द हो, क्रैम्प्स आ रहे हो या कन्वर्जन हो, तो ऐसे केस में स्टमक में कन्वर्जन हो, तो ऐसे केस में इसको हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद है एक्यूट एब्डोमिनल पेन अगर हो रहा हो हमारे पास, या आर्थराइटिस और नी में अगर आर्थराइटिस हो, पैर में दर्द हो रहा हो, या अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो, ऐसे में या डायबिटीज हो या डायरिया के केस में इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट नहीं, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है स्प्लीन का जी क्लेफ्ट पॉइंट SP8। यह किस कंडीशन में काम आता है? पेन इन लोअर बैक प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम बेंडिंग डाउन। जब लोअर बैक में दर्द हो और आगे की ओर झुक ना पा रहा हो, रेफर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम स्प्लीन, जो स्प्लीन से रिलेटेड हो, रेफर्ड हो, ऐसे केस में। घुटने के नीचे में अगर दर्द हो, या अगर लेडीज में इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन की लगातार ये हो, यूरिनेशन जा रही हो, या ल्यूकेरिया का केस हो, या मेल में अगर स्पर्म का बनना कम हो रहा हो, या जितने भी यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम हो या डायफ्राम के पार्ट का प्रॉब्लम हो, ऐसे में हम SP8 को बैलेंस कर सकते हैं। मेथी लगाकर उसको बैलेंस करते हैं तो अच्छा इसमें इफेक्ट आता है। फिर इसके बाद हमारे पास है हार्ट का जी क्लेफ्ट पॉइंट H6 ये माइकोकार्डियम का पॉइंट होता है, और यह कब काम आता है? फ्लेक्सस एंड कॉन्ट्रावेक्शन विथ इंडिपेंडेंस एंड एपहेंसेस। फ्लेक्सस एंड कॉन्ट्रावेक्शन का जो केस कॉन्ट्रावेक्शन होता है, फ्लेक्सस और कॉन्ट्रावेक्शन के केस में जो बाधा आ रही हो, ऐसे केस में इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं। यह मायोकार्डियम का पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और एक्यूट हार्ट डिजीज अगर पेशेंट में हो, एक्यूट हार्ट डिजीज हो, हार्ट मेरिडियन को यह बैलेंस करता है, ऐसे केस में इसको हम बैलेंस करते हैं। एलर्जी का केस हो या बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने के केस में यह बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट देता है। इसके बाद है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जी क्लेफ्ट पॉइंट, वह है SI6। और यह इस पॉइंट को यूज कब करते हैं? अगर थ्रोट में अकल्जन हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में, और जितने भी प्रकार के देखने के विजन प्रॉब्लम जितने भी प्रकार के होती है, इस केस में हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। या इस पॉइंट को हम हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट भी कह सकते हैं। या इसको जितना भी लोअर पार्ट का प्रॉब्लम होता है, हाई BP हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, या नेक का स्टिफनेस हो, ऐसे समय में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। आर्म में, शोल्डर में या एल्बो जॉइंट में अगर पेन होता है, तो ऐसे में इसको हम ट्रीट करते हैं। इसको हम हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट तो कहते ही हैं, साथ साथ इसको हम चीर यौवन के लिए भी ट्रीट करते हैं। अगर बहुत समय तक
अपने अपने में बुढ़ापा नहीं लाना हो, चीर यौवन के लिए भी इस पॉइंट को अगर हम बैलेंस करते रहेंगे, स्टिमुलेट करते रहेंगे, तो यह अच्छा इफेक्ट देता है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का जी क्लेफ्ट पॉइंट, वह है UV63। यह कॉलेरा हो, सैकिंग हेड विथ ओपन हो, सैकिंग हेड विथ ओपन मतलब सर हिल रहा हो बार बार, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ हो और सर बार बार हिल रहा हो, छोटे बच्चों में हो, या बार बार किसी का पैर बार बार थरथरा रहा हो, हिल रहा हो, ऐसे केस में इसको हम ट्रीट करते हैं। अगर कि पेशेंट में एपिलेप्सी की शिकायत हो, अगर उसमें एपिलेप्सी की शिकायत हो या जितने भी पेल्विक प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम, या लीवर की शक्ति, लीवर के की को अगर ये स्टेबल करना हो, ऐसे कंडीशन में UV63 को हम ट्रीट करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट, वह है K5, और इसको यूज करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेंसेस, शॉर्ट साइडनेस में डिसऑर्डर, जिसमें मेंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम K5 को यूज करते हैं। और यह एनल कैनाल का भी पॉइंट होता है, और एरी के दर्द का या मेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे इसको हम ट्रीट करेंगे। इतना ही नहीं, अगर यूवी में स्पैन आ रहा हो, अगर किसी पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में स्पैम आ रहा हो, कंस्टिपेशन हो और एनएस का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम K5 को ट्रीट करेंगे तो उसमें पेशेंट में अच्छा इफेक्ट हमें नजर आएगा। अगला है हमारे पास जी क्लेफ्ट पॉइंट, पेरिकार्डियम का जी क्लेफ्ट पॉइंट है, वह है P4, और इसको यूज हम कब करेंगे? हेमोरेज हो रहा हो फ्रॉम डिफरेंस ओपनिंग, माउथ, नोज, अल्सर, माउथ नोज में अगर ये हो रहा हो, हेमरेज हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, या अल्सर का केस हो, या रूमेटिक हार्ट डिजीज हो, ऐसे केस में, या अगर धड़कन बढ़ने लगता हो, हार्ट में अगर ब्लड का स्टेगनेशन हो, ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसे केस में इसको हम, या एंजाइना पेन के केस में इसको हम ट्रीट करते हैं। और ये इस पॉइंट को भी हम यौवन के लिए प्रतिदिन 1 मिनट अगर प्रेस करते, 1 मिनट तक इसको ट्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो हमारे अच्छे ये स्वास्थ्य के लिए या चीर यौवन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट अभी हमें मिले हैं, P7 और एक हमारे पास है SI6। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम P4 SI6 2 मिले, ST36 भी एक पॉइंट है। हाँ हाँ, I11 भी है क्या? हाँ, एक पॉइंट ST36 को भी इसमें मेंशन कर लीजिए, सर ने हमें पहले लिखा रखा है ST36, P4 और SI6, इन तीनों को अगर हम थोड़ा हल्का हल्का भी स्टिमुलेट करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। चीर यौवन का ये पॉइंट है। फिर अगर हमारे पास अगला पॉइंट है जी क्लेफ्ट पॉइंट, ट्रिपल वार्मर का TW7, ट्रिपल वार्मर 7, और यह है कन्वर्जन और सीजर, जितने भी टाइप के सीजर होते हैं इन सभी टाइप में यह अच्छा इफेक्ट देता है, इसको अगर स्टिमुलेट करेंगे तो। सारे शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो, इसके अलावा सीजर कन्वर्जन के अलावा सारे शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो या बहरापन के साथ साथ लकवा हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास गॉल ब्लैडर मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट GB36, GB गॉल ब्लैडर 36। यह है पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट में जो छाती फूलते रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पिजन ब्रेस्ट इन इन्फेंट, या कन्वर्जन एंड एपिलेप्सी, डॉग बाइट्स, डॉग के काटने में या स्नैक बाइट्स में, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। इतना ही नहीं, इस पॉइंट को ट्रीट करने से स्टेरॉइड का जो प्रभाव हमारे बॉडी में पड़ता है, ये साइड इफेक्ट होता है, उसको भी हम कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। फेबुला हड्डी का यह स्पेसिफिक पॉइंट होता है। तो ऐसे में इस पॉइंट को अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमारे बॉडी में जितने भी तरह के टॉक्सिन्स अगर गलती से भी चले जाते हैं, या स्नेक बाइट्स हो गया, या किसी भी तरह से पॉइजनस कुछ भी चला गया, तो उस कंडीशन में GB36 को ट्रीट करेंगे, बैलेंस करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। और उसके बाद हमारे पास है लीवर का जी क्लेफ्ट पॉइंट, लीवर 6, और इस यह यूज कब आता है? डिसऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, डिसऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन, कंस्टिपेशन, ब्लडी फिसेस, ब्लडी अगर स्टूल होता है, अगर पॉटी अगर ब्लडी होता है, ब्लड निकलता है स्टूल के साथ साथ, तो ऐसे कंडीशन में ही हम इसको लीवर 6 को हम ट्रीट करते हैं। इतना ही नहीं, लीवर के फंक्शन को ट्रीट करता है और बॉडी के फ्लूइड को भी यह पॉइंट कंट्रोल करता है। लीवर में से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, या एक्यूट हो, या इलनेस हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे। इतना ही नहीं, अगर
पेशेंट में लकवा मार गया हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर बाएं पैर का लकवा हो, किसी पेशेंट के पैर में लकवा मार गया हो, तो अगर बाएं पैर का लकवा हो तो दाहिने तरफ के लीवर 6 को हम ट्रीट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और अगर दाहिने तरफ का पैर का लकवा हो तो बाएं तरफ के लीवर 6 को हम स्टिमुलेट करेंगे, तो अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद जो हम अगला देखते हैं, हमारे पास जो जी क्लेफ्ट पॉइंट है वह है यिन लिंकिंग वेसल्स। तो अभी तक के स्टूडेंट को तो ये नहीं पता है, लेकिन ईओबी के अकॉर्डिंग ये सारे अभी जो अब जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास ईओबी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स आएंगे। इनमें है जो ईओबी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स ये वाले पॉइंट वेसल्स हैं जो हम सेमेस्टर 4 में पढ़ाए जाते हैं, पढ़ेंगे। और ये उसके पॉइंट है, लेकिन पॉइंट आप नोट कर लीजिए केवल। हाँ, और उसको जब पढ़ेंगे आप ट्रिटाइज 6 में तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको बस आप इतना जानिए कि ये जी क्लेफ्ट पॉइंट के अंदर ये 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट भी आते हैं जो जी क्लेफ्ट पॉइंट में है, और इसका ज्यादा ब्रीफ सेमेस्टर 4 में ट्रिटाइज 6 में आएगा। तो इसका सबसे पहला है यिन लिंकिंग वेसल्स, जिसको कि हम यिन वेइमो भी बोलते हैं। और इसका तो यहाँ पर K9 है, और जब हम ट्रिटाइज 6 में पढ़ेंगे तो वो P6 के नाम P6 पॉइंट होता है। और इसको हम यूज कब करते हैं, जब पेशेंट कर्ल अप, पेशेंट एकदम झुक गया हो एंड अनेबल टू स्टैंड करने में अनेबल हो, या काम करने में अनेबल हो, या इन्फेक्शन एंड टॉक्सिक अफेक्शन ऑफ ऑल काइंड, जितने भी तरह के टॉक्सिक अफेक्शंस होते हैं, एपिलेप्सी का हो, रिवाइविंग मैडनेस के केस में, कंटिन्यूअस सेलिविएशन, अगर लार कंटिन्यूअसली बह रहा हो, प्रोडोंटिंग टंग, अगर टंग उसका ये हो रहा, लड़खड़ा रहा हो, फूड और टंग पॉइजनिंग के केस में, ऐसा अगर केस होता है तो इसमें हम K9 जी क्लेफ्ट पॉइंट को ट्रीट करते हैं। पाँव में लकवा हो, पाँव में सूजन हो, विषदंत हो, या कि कभी भी फूड पॉइजनिंग का केस हो जाए, तो ऐसे में हम, इससे पहले हमने GB36 को भी देखा था और इसके बाद लीवर 6 को देखा था, इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी हम ट्रीट करेंगे। अगला हमारे पास जी क्लेफ्ट पॉइंट है यांग लिंकिंग वेसल, GB35। इसमें पैरालिटिक टेंडेंसी अफेक्टेड, अगर पैरालिटिक टेंडेंसी अफेक्ट हो रहा हो, दिख रहा हो, सिम्टम दिख रहा हो, लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर दिख रहा हो, अकल्सन इन चेस्ट एंड थ्रोट विथ फीलिंग ऑफ सफोकेशन, अगर चेस्ट में सफोकेशन फील हो रहा हो, डिफिकल्टी इन सॉलिंग या अल्सरेशन इन फीट, अगर फीट में अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो, या इसमें हो डिफिकल्टी सॉलिंग, कुछ भी ये निगलने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम GB35 को ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास है यिन हिन वेसल क्यूइमो, इसमें K8 पॉइंट का नाम है K8, और इसको हम ट्रीट कब करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ मिक्सचुरेशन एंड इवैक्यूएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें हम यूरिन की अगर प्रॉब्लम हो रही हो या मेंसेस की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे। पेशाब या दस्त की तकलीफें हो तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। बच्चों के हाथ पाँव में अगर तकलीफ हो रही हो तो इस पॉइंट को हम, अगर ठंड हो रहा है छोटे बच्चे के हाथ पैर, तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास यांग हिल वेसल, जो ये इसमें इस पॉइंट है ये यूरिनरी ब्लैडर का 59 पॉइंट UB59, और इसमें है GB35 जो बोला उसको सेडेट करना पड़ेगा ना? यस मैम, इस पॉइंट को जितने जी क्लेफ्ट पॉइंट है ये सेडेटिव पॉइंट ही कहलाते हैं। अगर नहीं तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, मेथी लगा करके बैलेंस कर सकते हैं, ज्यादा सही होगा। इसको मेथी लगा करके इसको हम सेडेट करते हैं। अच्छा, थैंक यू। नॉर्मली सेडेशन पॉइंट है मैम। हाँ, क्योंकि यहाँ जैसे बता रहे इतनी ये होती है एनर्जी कि इसको सेडेट करते हैं, पर और इसको स्पेशली सेडेशन पॉइंट भी कहते हैं, तो सेडेट करना ही ठीक होगा या बैलेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास UB59, पेन इन लोअर मसल्स ऑफ लोअर्स, नीचे वाले पार्ट में लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो के मसल्स में जो प्रॉब्लम होती है, इसमें UB59 को ट्रीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बाहरी एंकल में अगर दर्द हो रहा हो, बेहोश हो रहा हो कोई पेशेंट, तो ऐसे केस में भी UB59 को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को कब हम यूज करेंगे, UB59 को प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम गेटिंग अप विदाउट सपोर्ट, जब वो सही ढंग से बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पा रहा हो, कॉलेरा की शिकायत हो, सिम्टम विद स्पैम्स एंड कन्वर्जन, पेन इन मसल्स ऑफ लॉइन, प्रिवेंटिंग द पेशेंट फ्रॉम गेटिंग अप विदाउट असिस्टेंस और फ्रॉम स्टैंडिंग ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम। मतलब कहने का मतलब कि अगर पेशेंट बहुत टाइम तक किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं रह सकता हो, उसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में हम UB59 को ट्रीट करेंगे।
स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ फुट, अगर पैर में स्वेलिंग और रेडनेस हो, स्पेशली नियर द एंकल, एंकल के पास अगर स्वेलिंग हो रहा हो या स्वेलिंग हो या रेडनेस हो, वहां पर किसी तरह का वहां पर स्वेलिंग आ गई हो और खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे इन्फ्लामेशन हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। यूवी 59 को हम बैलेंस करेंगे या बैलेंस करेंगे, सेडेट करेंगे। कंसेप्शन वेसल्स का जी क्लेफ्ट पॉइंट है ST30, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम कब बैलेंस करते हैं, इसको यूज कब करेंगे? यह ST30 बैलेंस करता है की को, फूड और टेम्परेचर इन द अपर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। यह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हमारे बॉडी के बॉडी के की को, ब्लड को और टेम्परेचर अपर लोअर पार्ट में जो टेम्परेचर होता है उन सबों को यह बैलेंस करता है। और ट्रीट करते हैं ऑल प्रॉब्लम इन ओवरी, ओवरी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे बॉडी में, जो जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी में ST30 को हम यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह हिप जॉइंट का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट पर ST मेरिडियन का जो चोंगो वेसल, यह पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो ST मेरिडियन का चोंगो वेसल पर यह मिलता है। इतना ही नहीं, जेनाइटल से प्रॉब्लम को यह धीरे धीरे अगर किसी में ये हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही है, जेनाइटल प्रॉब्लम हो या धीरे धीरे उसमें ये खत्म हो रहा हो, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो रही हो, गोनाइट वाले एरिया की एनर्जी खत्म हो रही होगी, तो या जेनाइटल पेन हो, तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। इतना ही नहीं, ओवरी या टेस्टिकल के प्लेक्सस का भी यह बिंदु होता है। हार्ट के केस में हीट इन एलाई, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हीट बढ़ी हुई हो तब भी हम ST30 को ट्रीट कर देंगे, तो ऐसे केस में हम हमें इफेक्ट मिलेगा। जी क्लेफ्ट पॉइंट और ऑर्गन सर्च पॉइंट को, अभी तक तो हमने ये देखा जी क्लेफ्ट पॉइंट के बारे में भी देखा, कंसेप्शन वेसल्स का ST30 लास्ट जी क्लेफ्ट पॉइंट था। लेकिन इसके अलावा एक बात ये जो सर ने हमें बताया था, ये मैं बताना चाहूंगी कि जी क्लेफ्ट पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट के दोनों के कॉम्बिनेशन को ट्रीटमेंट देने से हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है और अच्छा इफेक्ट देता है। तो इस तरह से आज हमने जी क्लेफ्ट पॉइंट और इसके पहले इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के बारे में जाना, जिसको आप यूज करेंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा हमारे ट्रीटमेंट में ये अच्छा साबित होगा। सर इस तरह से बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। देखिए इसमें हम लोगों ने जो सेमेस्टर 1 का जो है हमारे पास टिटाइज 1 और टिटाइज 2, इसके कॉम्बो में हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको टिटाइज 2 का भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि टिटाइज 2 रेफरेंस बुक है, वो नॉर्मली कोई वो मिलती नहीं है संस्थान से और बहुत कम लोग उसको परचेज कर पाते हैं। तो ऑन दैट बेसिस ये एक कंसेप्ट है, लेकिन धीरे धीरे हमको समझना है कि जी क्लेफ्ट पॉइंट का यूज क्या है। हम लोगों को ये समझना है कि हम देखिए अपनी थेरेपी बनानी है और इन्हीं में से आप लोगों से कोई निकलेगा जो अपने प्रोटोकॉल तय करेगा, जो अपने प्रोटोकॉल बनाएगा। इनका सर ने तो एक हमको माइलस्टोन दिया, उन्होंने मील के पत्थर की जैसे आप लगे रहते हैं और उसमें आप देखते हैं कि 25 किलोमीटर ये दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो आप वो दूरी बता रहा है, लेकिन पहुंचना तो आपको है मंजिल तक। तो आपको अपने प्रोटोकॉल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से प्रोटोकॉल मिलेंगे जो कि कॉम्बिनेशन आपको धीरे धीरे समझ में नहीं आएंगे, शुरू में नहीं समझ में आएंगे, बाद में आपको लगेगा कि नहीं अगर इस पॉइंट को हम ऐसे करते तो ये शायद पॉइंट हमारे लिए अधिक लाभकारी होता। तो हमको सीखना 2 काम है। पहले तो सेमेस्टर 1 में जो लोग सेमेस्टर 1 में है वो निश्चित रूप से माने कि पहले सिद्धांत समझे कि भाई सिद्धांत क्या कहता है, फिर हमको उनका यूज सेकेंड सेमेस्टर में जैसे आए उनका यूज करना आना चाहिए। फिर तीसरे सेमेस्टर में आते आते हमको प्रोटोकॉल बना लेने चाहिए। 2-4 प्रोटोकॉल तो बनाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब बहुत बनाएं, 2-4 प्रोटोकॉल बना करके हम उसको तय करें, उसको यूज करें और देखें कि उनसे कोई एनर्जी हमारी, जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं उनको जरूर यूज करें। कलर्स के लिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कलर्स का प्रयोग बहुत समस्याएं कलर्स में आती है। यहाँ तो कुछ नहीं, टोन रेट है, लेकिन वहां पर हमारे पास चाइनीज में 3 मास्टर्स कौन कौन है बताइए जरा। चाइनीज के 3 सिद्धांत मुख्य रूप से कौन कौन है? बड़े मतलब वो नहीं ये प्रिंसिपल नहीं पूछ रहे हैं कि वो सिंगल पॉइंट कौन पॉइंट, हमारे जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनका 3 सिद्धांत बताइए। पहला क्या है, हम लोग जिसका नाम पढ़ते हैं, पहला जो पढ़ रहे हैं T
बोलिए CM TCM। पहले तो हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये हमारा कौन सा सिद्धांत था? ये हमारा दार्शनिक सिद्धांत था, ये दर्शन में था। उन्होंने तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई वो कट किया हो, लगाया हो, उन्होंने दार्शनिक सिद्धांत के रूप में ये सिद्धांत विकसित किया जिसको हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरे कौन आए, ये आप लोगों को मालूम है किसी को? आप बोलिए, बताइए, सब लोग बताइए। सुधा मैडम। सेकंड कौन आए? सेकंड प्रोफेसर कौन है? बोलिए। वॉल। डॉक्टर बॉल। यस, डॉक्टर बॉल सर। यस सर। डॉक्टर बॉल है। डॉक्टर आर बॉल ने क्या किया, इन्हीं मेरिडियंस के बेसिस पर इन्हीं को रहा और इन्हीं के बेसिस पर एक डर्मेटॉन मशीन बना दिया और हमारे उन पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस माप लिया। तो रेजिस्टेंस माने भौतिक विज्ञान के रूप में, और पाया कि उनमें रेजिस्टेंस सबसे कम है। यानी उन पॉइंट का ये हुआ कि उन पॉइंट पे अगर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एक लिमिट तक वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में जब ऑप्टिमम लेवल पहुंचती है तो वो नहीं करते। ये उन्होंने सिद्धांत बना दिया। इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो चाइनीज सिद्धांत था, TCM का सिद्धांत था, वो सीमेंटिंग हो गया। तो यानी उन पॉइंट्स को उन्होंने सीमेंटिंग माने स्थापित कर दिया कि ये पॉइंट सही है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं, इस पॉइंट के बगल में आसपास इधर उधर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें यही पॉइंट है, जिनमें यही चीज है, रेजिस्टेंस कम है। तो उन्होंने उनको पॉइंट को भी क्लैरिफाइड कर दिया, उनको 1A 1B 1-1 2-1 ऐसे नाम दे दिया। ठीक, और ओरिजिनल पॉइंट वही रखे गए। इसके बाद दूसरा सिद्धांत किसका है? EOB। वाईएनएम। नहीं। प्रोफेसर पार्क प्रोफेसर पार्क जेबू आए और उन्होंने 1988 के आसपास का पूरा आंदोलन, 75 के बाद उनका आया और 88 के आसपास उनका आंदोलन शुरू हुआ। क्या आंदोलन शुरू हुआ? वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने भारतीय दर्शन का, जिसको हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने पढ़ा। फिर उन्होंने अपने भारतीय दर्शन के आधार पर एक सिद्धांत विकसित किया। उस सिद्धांत का नाम क्या है? सर 012 समता का सिद्धांत। 012 कहाँ से आ गया? 0 जानते भी नहीं थे। सर तुल्यता का यस, तुल्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं सुजोग थेरेपी। आप लोग बताइए, ये सुजोग थेरेपी आई कहाँ से? कौन कंसेप्ट था? कौन सा कंसेप्ट आयुर्वेद का था जिसके आधार पर तुल्यता सिद्धांत विकसित हुआ? देखिए, हम लोग को ये सब समझना है दोनों चीज पढ़ करके, कोई कहीं लिखा नहीं है किसी किताब में। समानता का सिद्धांत हो गया, सिमिलरिटी। सर एनर्जी का सिद्धांत, जो मेटल 5 जो एलिमेंट होते हैं, वो सूत्र बता दीजिए डॉक्टर कोमल, वो सूत्र बता दीजिए केवल जो आयुर्वेद का सूत्र हो, जिसमें कि हम लोग, या पहली लाइन बोल देता हूँ, यावंतो ब्रह्मांड में वही यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। इसलिए सिद्धांत बता, ये कहाँ सिद्धांत था? हमारा आयुर्वेद का था। प्रोफेसर पागी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो कुछ ब्रह्मांड में है, अगर वो हमारे शरीर में है, तो कोई शरीर का कोई ऐसा हिस्सा होगा जिनमें सारे शरीर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाथ और पैरों में, इसको कहा उन्होंने सुजोग, माने हाथ, जोग माने पैर। सुजोग थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर पार्क जेबू। अब क्या हुआ? इस सिद्धांत के आधार पर क्या तय हुआ? अब बोलिए क्या सुविधा मिली? सरिता जैन मैडम बोलिए क्या सुविधा मिली? सर जो भी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, वो हम अपने हाथों और पैरों पे मार करके उसको ठीक किया। नहीं, तो ये तो पहले भी हम लोग कर ले रहे थे। सुविधा क्या मिली? सुविधा क्यों हो गई? क्यों सुविधाजनक हो गया? यही जानना चाहते हैं हम लोग।
पढ़ रहे हैं ना। सर जो चीज जैसे हमारे पीछे बैक में प्रॉब्लम है, यस एग्जैक्टली, बस नहीं कर पा रहे तो हाथ में हम उसका इलाज कर लेंगे। हाँ, जो चीज हम कहीं नहीं कर पा रहे थे, उस डार्कनेस सर में नहीं कर पा रहे हैं, हम एक्यूपंक्चर कर रहे थे नहीं कर पा रहे हैं, आंखों के आसपास नहीं कर पा रहे हैं, हमको यहाँ आंख मालूम है कि आंख कहाँ पर है, और उस पॉइंट पर अगर हम स्टिमुलेट कर देंगे या उस पॉइंट पर मेथी लगा देंगे तो मालूम हो गया। ये सिद्धांत फायदा हुआ। भारतीय दर्शन में नारी और पुरुष दोनों के जो अंतर है, उस अंतर के आधार पर हम लोग जानते थे कि बहुत सी चीजें हम व्यावहारिक रूप से या सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अब क्या हो गया, अब हाथ चाहे पुरुष नारी का पकड़े, चाहे हाथ नारी पुरुष का पकड़े, कोई दिक्कत नहीं। पैर चाहे आप पकड़िए, चाहे पैर नारी पकड़े, पुरुष का, नारी का, किसी का। लेकिन पहले अंतर था। तो उन शरीर के उन भागों में या उन हिस्सों में जहां सेंसिटिविटी अधिक थी, जिसको हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो प्रोफेसर पारजेबू का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, कहा कि भाई ठीक है हाथ पैर में करिए, कोई चिंता नहीं। अब हमारे सरल हो गया, तुरंत हाथ में लगाया। जहां जहां ट्रेडिशनल चाइनीज, जहां जहां संभव है वहां ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हम लोग आश्रय ले सकते हैं। ऐसा मत डरिए कि मैं नहीं लगाता है, जहां ओरिजिनली है लगा सकते हैं वहां लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक और सिद्धांत उन्होंने कहा जो हम लोग नहीं जानते भी, एक और सिद्धांत विकसित किया ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेद, ऑन द बेसिस ऑफ भारतीय दर्शन, भारतीय मतलब इंडियन फिलॉसफी के आधार। कैसे कहा? उन्होंने कहा कि एक उन्होंने ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूट्रो, 4 फोर्सेस आती है। और 4 फोर्सेस कौन थी हमारे यहाँ? हमारे पास कौन सी फोर्स थी? अगर आप लोग कहिए धार्मिक धर्म जोड़ दीजिए। परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हमारे ब्रह्मा क्या कर रहे थे? आप बोलिए, कोई जानता हो तो। ओरिजिन सृष्टि की रचना क्रिएशन कर रहे थे। तो दिस वाज हेट्रोफोर्स, क्लियर? नाउ फिर दूसरी फोर्स क्या आ गई? होमो फोर्स, जो संहार करने वाली थी, बराबर करने वाली, वो थी शंकर की, वो थे रुद्र की फोर्स हो गई। तीसरी फोर्स हुई बैलेंसिंग फोर्स, वो हुई विष्णु की फोर्स। और चौथी फोर्स हुई न्यूट्रो फोर्स, वो हुई ऐसी आत्मा परमात्मा के, ऐसी वो जो सब चीजों को सम्यक भाव से देखे। ये हुआ, दिस इज द कंसेप्ट, ये कंट्रीब्यूशन हुआ। और इसी के आधार पर हम लोगों ने आगे चल के बहुत से किया। ये हमारी इतिहास है जिसके आधार पर हमको डेवलप करना है। तो हम लोग वर्तमान में जो हमारे संस्था के, जो हमारे ब्रह्मलीन MP खेमका सर हैं, जिन्होंने ये इतना शुरुआत किया, उनके लिए हम लोग नमन करते हैं और उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। कौन सिद्धांत है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ईट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं दूसरे।